वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी किसके बारे में, ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में। और इसमें फर्स्ट रूल्स था इसको ग्राफ को समझाने के लिए ड्यूलॉग-पेटिट का नियम। उसके आधार पर केवल हायर टेम्परेचर पर ही इस ग्राफ को समझाया जा सका। लोअर टेम्परेचर पर जो प्रोपोर्शनल टी क्यूब है, इस चीज को समझाने में ये ग्राफ क्या रहा, असफल रहा। इस चीज को समझाया नहीं जा सका किसके जरिए, ड्यूलॉग-पेटिट के नियम से। उसने कौन सी थ्योरी यूज की थी, क्लासिकल थ्योरी यानी कि पुरानी फिजिक्स यूज की थी। उसके द्वारा इस ग्राफ को समझाने में असफलता हासिल हुई, क्योंकि जब तक पूरा ग्राफ नहीं समझाया जाएगा असफलता ही मानी जाएगी वो। तो इसके बाद आइंस्टीन जी आए अपनी क्वांटम थ्योरी को लेकर, क्वांटम फिजिक्स को लेकर, और बोला कि जिस तरह से हम किसी सॉलिड को ऊष्मा दे रहे हैं तो उसके जो अणु हैं या परमाणु हैं वो माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। उन कंपनों को हम किसकी तरह मान रहे थे, सरल आवर्ती दोलक की बात ही मान रहे थे। सेम इसने भी माना, और इसके लिए उसने जो nवा कण है, उस nवे कण की जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, n प्लस हाफ h कट ओमेगा। इस तरह से nवे कण की जो ऊर्जा है n प्लस हाफ h कट ओमेगा, इस तरह से उसने बता दिया कि जो एनर्जी उसकी होगी कितनी होगी, इतनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, उसकी जो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस जो होते हैं, नॉर्मली ऊर्जा को हम कैसे लिखते हैं, p² 2m प्लस में हाफ kx²। इसी ऊर्जा को हम क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखते हैं, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर होते हैं। तो n वा जो क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर होगा वो n प्लस हाफ h कट ओमेगा, जहां n है वो वेरी करेगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहां से हम E बार निकालते हैं, और ये E बार कितने के बराबर हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा के। क्योंकि अगर हमारे पास आंतरिक ऊर्जा आ गई तो du अपॉन dt एट कांस्टेंट v करके अपन किसको निकाल सकते हैं, cv को। तो औसत किस तरह से निकालते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशियों का योग यानी कि en e की पावर में माइनस के बीटा en, और समेशन ऑफ e की पावर में माइनस के बीटा en। इस तरह से कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या किसके सापेक्ष, समवितरण फलन के सापेक्ष। इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर n का जो मान है वो वेरी करेगा 0 टू इनफाइनाइट, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और बीटा इक्वल टू कितना होता था, 1/kt। तो यहाँ से n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, en की वैल्यू डाल दी n प्लस हाफ h कट ओमेगा। h कट ओमेगा का मतलब क्या होता है, नॉर्मली तो एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं n प्लस हाफ h न्यू, इस तरह से। अब 2 पाई का अपन ने ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये h अपॉन 2 पाई को h कट लिख दिया, और 2 पाई न्यू को कितना लिख दिया अपन ने, ओमेगा। ठीक है, इस तरह से अपन ने औसत ऊर्जा निकाली, तो वो कितनी हो जाएगी, n प्लस हाफ h कट ओमेगा e की पावर में माइनस के en की वैल्यू n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन kt। इसी तरह से n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, e की पावर में माइनस के en की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n प्लस हाफ h कट ओमेगा, और बीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/kt। यहां पर मान लिया हमने कि लेट h कट ओमेगा अपॉन kt, ये वाली जो क्वांटिटी है उसको x के बराबर मान लिया। तो यहां से जो औसत ऊर्जा हमारे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, h कट ओमेगा, इस वाले को बाहर ले लिया, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर में माइनस के n प्लस हाफ x, इस तरह से हो जाएगा। और इनटू में कितना चल रहा है, n प्लस हाफ इतना चल रहा है। इसी तरह से नीचे आ जाएगा n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, और ये कितना हो जाएगा, e की पावर में माइनस के n प्लस हाफ कितना, x, n प्लस हाफ x, इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखो, यदि हम n की वैल्यू के संगत इस समीकरण को ओपन करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, ओपन करते हैं इसको, n की वैल्यू 0 रखते हैं तो हाफ, n की वैल्यू 0 तो माइनस के x/2, प्लस में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 3/2 e की पावर में माइनस के 3/2x। ठीक है, प्लस में 5/2 e की पावर में माइनस के 5/2x एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। और नीचे किस तरह से चलेगा, e की पावर में माइनस के x/2, प्लस में e की पावर में माइनस के 3/2x, प्लस e की पावर में माइनस के 5/2x एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा। क्या इस वाली क्वांटिटी को अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, कि E बार इक्वल टू h कट ओमेगा, ठीक है, h कट ओमेगा और d अपॉन में dx
e की पावर में माइनस के x बाई टू, e की पावर में माइनस के 3 बाई टू एक्स प्लस e की पावर में माइनस के 5 बाई टू एक्स, लॉग लगाते हुए लॉग और ये पूरी क्वांटिटी इस तरह से अपने इसको लिख दिया डेरिवेटिव में 5 बाई टू एक्स एंड सो ऑन, इस तरह से लिख दिया। क्या ये सही है क्या? देखो यदि हम ln अवकलन करेंगे log x का तो 1 अपॉन एक्स, तो ये पूरी टर्म आ जाएगी। अंदर का करेंगे तो माइनस के 1 बाई टू ई की पावर माइनस एक्स आएगा, e की पावर माइनस के 3 बाई टू माइनस और आएगा, तो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो इस टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं log की फॉर्म में कि माइनस के h कट ओमेगा d अपॉन dx और इस तरह से, ठीक है। तो e बार इक्वल टू माइनस के h कट ओमेगा d अपॉन dx ln, ठीक है। e की पावर माइनस के x बाई टू को कॉमन ले लिया इसमें से हमने, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ? 1 प्लस में आधी घात ले ली तो आधी बचेगी e की पावर माइनस एक्स माइनस के 2x, इस तरह से, ठीक है। आधी घात ली है तो एक घात बच जाएगी माइनस में माइनस 2x एंड सो ऑन, इस तरह से ये बच जाएगा हमारे पास। तो माइनस के h कट ओमेगा d अपॉन में dx ln, और इसमें e की पावर माइनस के x बाई टू, e की पावर माइनस के x बाई टू, ये कौन सी श्रेणी हो गई? गुणोत्तर श्रेणी हो गई, जीपी हो गई। तो e की पावर माइनस x बाई टू इसमें से भाग ले लिया था, उसके बाद तो a गुणोत्तर श्रेणी जो कि अनंत पदों की हो तो उसका योगफल कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस r, सार अनुपात है r, a है प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद कितना है? 1 इंटू 1 माइनस r e की पावर माइनस x, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो माइनस के h कट ओमेगा d अपॉन में dx, ठीक है। अब यहाँ पर जो log है उसको खोल लेते हैं, log m अपॉन n है, तो log m माइनस log n, तो e की पावर माइनस x बाई टू माइनस के log 1 माइनस के e की पावर माइनस x। अरे इस तरह से लिख सकते हैं, log को अंदर ले जाएंगे तो log m अपॉन n, log m माइनस log m, तो माइनस के h कट ओमेगा d अपॉन में dx, ठीक है, d अपॉन में dx, और इसको यदि ओपन करते हैं तो घात आगे आ जाएगी माइनस के x बाई टू, ठीक है। ये माइनस ln 1 माइनस e की पावर माइनस x, ठीक है, ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो इसको आगे करते हैं। सेम माना था, डिलॉग पेटिट ने भी सेम माना था कि जो पार्टिकल है वो बाध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर रहे हैं, उन्हें हम कैसे मान सकते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशंस की भांति मान सकते हैं। इसी तरह से सेम माना था, लेकिन उसने क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ली थी और इसने ली है क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी n प्लस हाफ h न्यू, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं इसको, फाइनल ईयर में आएगा वो। तो E बार इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा h कट ओमेगा d अपॉन में dx प्लस में x बाई टू, और प्लस में हो जाएगा कितना? ln 1 माइनस e की पावर में माइनस x, ठीक है, इतना। अब इसका अगर हम डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 बाई टू प्लस में log x का 1 अपॉन x, इस तरह से। और अंदर का करेंगे तो e की पावर माइनस x और माइनस आएगा माइनस माइनस प्लस, इतना हो जाएगा। तो e बार इक्वल टू h कट ओमेगा हाफ प्लस में e की पावर माइनस x को नीचे ले गए, e की पावर प्लस x और प्लस x माइनस x 1, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। e की पावर प्लस x नीचे ले गए तो, और उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो e बार इक्वल टू h कट ओमेगा हाफ प्लस में यहाँ पर e x जो हम मान कर चल रहे थे h कट ओमेगा अपॉन kt माइनस के 1, तो ये क्या आ गई? हमारी औसत ऊर्जा आ गई, ठीक है। एक अणु की या एक परमाणु की औसत ऊर्जा, एक परमाणु के लिए हम बात कर रहे थे, एक परमाणु की एनर्जी थी जो हमने लिखी थी En इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा, किसी भी n पे ऊर्जा स्तर के लिए, ठीक है। अब ये आ गई। अब चूंकि ये परमाणु है वो त्रिवी में कंपन करेगा, तो त्रिवी में कंपन करने की वजह से इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी, और इसमें पार्टिकल यदि कितने हैं? टोटल n है, टोटल n परमाणु है, तो टोटल जो औसत ऊर्जा आ जाएगी, कुल औसत ऊर्जा वो इतनी हो जाएगी। 3n का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, कुल औसत ऊर्जा इतनी आ जाएगी, तब कुल
ये औसत ऊर्जा ही किसके बराबर हो जाएगी, कुल आंतरिक ऊर्जा के बराबर। तो U इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। अब U आ गया तो अपन CV निकाल सकते हैं यहां से। CV इक्वल टू कितना, du अपॉन में dt एट कांस्टेंट, du अपॉन में dt एट कांस्टेंट v। इसको निकालकर अपन क्या निकाल सकते हैं यहां से, जो CV है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसको निकाल सकते हैं। इसको पढ़ो एक बार पूरा। देखो उसी में देख लो, CV इक्वल टू du अपॉन dt एट कांस्टेंट v। तो अपन ने क्या किया है, इसका डेरिवेशन किया है। डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास CV इक्वल टू कितना आ गया, CV इक्वल टू आ गया h कट का स्क्वायर, लिख लेते हैं इसको। चलो CV इक्वल टू कितना आ गया, h कट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर t स्क्वायर, इस तरह से आ रहा है k इंटू टी स्क्वायर, और e की पावर में h कट ओमेगा अपॉन kt अपॉन में e की पावर में h कट ओमेगा अपॉन kt माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, CV की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, जिसका ही मेन काम है हमारे पास। इसको मिटा देते हैं। अब देखो इसमें, यदि हम इसमें कोई क्वांटिटी है, माना कि h कट ओमेगा अपॉन k, इसको मान लिया थीटा e। थीटा ई को बोल रहे हैं हम आइंस्टीन ताप, जिसके सापेक्ष हम बोलेंगे कि ताप न्यूनतम है या फिर अधिकतम है। तो CV इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, h कट ओमेगा अपॉन में k। तो इसको नॉर्मली रहने देते हैं, या लिखना चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। कि यहां पर CV की वैल्यू निकालने के बाद देखो, इसमें पहले इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। औसत ऊर्जा जब 1 की निकाली है, कुल औसत ऊर्जा पहले निकाल ली, बाद में 3n का मल्टीप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कर दिया तो पहले आ जाएगा, और बाद में किया है तो बाद में आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो 3n का मल्टीप्लाई करके इस तरह से, तो यहां पर अपन ने क्या किया है, 3nk का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो h का ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख दिया हमने थीटा e का स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर में थीटा e अपॉन में t, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर में थीटा e अपॉन t माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला निकल कर आया। अब इसमें दो कंडीशन लगाते हैं हम। केस फर्स्ट है कि यदि यहाँ पर टेम्परेचर है, उसकी तुलना में जो थीटा e है बहुत अधिक है, मतलब टेम्परेचर कम है, या पहले अधिक वाली स्थिति ले लेते हैं कि टेम्परेचर बहुत अधिक है, थीटा ई आइंस्टीन ताप के सापेक्ष, मतलब ये कौन सी स्थिति हो गई, उच्च तापों पर। उच्च तापों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थीटा ई अपॉन में टी इज वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा 1 की तुलना में, इसका मान 1 की तुलना में बहुत कम है। तो e की पावर x का प्रसार आप कब कर सकते हो, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 जो करते हो, कब कर सकते हो, जब मोड x लेस देन 1 हो, उस स्थिति में। तो e की पावर में जो पावर है वो मोड ये क्या है, लेस देन 1 है, तो उस स्थिति में हम प्रसार कर सकते हैं e की पावर x का। तो 3nk थीटा e अपॉन में t का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया। e की पावर में थीटा e अपॉन में t, नीचे का प्रसार किया हमने, तो 1 प्लस थीटा e अपॉन में t प्लस में थीटा e अपॉन में t का स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा, और -1। ठीक है, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर इस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर थीटा e अपॉन t है, इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो इसकी तुलना में जो हायर टर्म है उनको भी हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल मान लिया। ठीक है, तो CV इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, और ये होल स्क्वायर में चल रहा है, इस चीज का ध्यान रखना, होल स्क्वायर में चल रहा है। तो थीटा e अपॉन t का स्क्वायर थीटा e अपॉन के t स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3nk। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना बचेगा, इसको भी ओपन करते हैं, 1 प्लस थीटा e अपॉन में t प्लस में थीटा e अपॉन में t का होल स्क्वायर। ठीक है, एक के सापेक्ष ये वाली टर्म भी नेग्लिजिबल होगी और इसके सापेक्ष ये भी नेग्लिजिबल होगी, तो दोनों को क्या कर दिया, टेंड्स टू 0 कर दिया। तो CV इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 3nk, nk इक्वल टू होता है nr, और n इक्वल टू अगर हम एक मोल के लिए बात करें तो CV इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3r आ जाएगा।
Cv इक्वल टू कितना आ जाएगा 3R आ जाएगा। पढ़ो इसको एक बार। ये जो केस फर्स्ट है उसमें उच्च तापों के लिए जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो कितने की ही बराबर आ रही है 3R के बराबर ही आ रही है। मतलब ये भी उच्च तापों पर समझा रहा है वो सही आ रहा है, लेकिन हम लोअर टेम्परेचर पर भी चेक करते हैं कि लोअर पर भी यही आ रहा है नहीं आ रहा है। लोअर पर भी तो समझाना चाहिए, क्योंकि उच्च पर तो ड्यूलॉक पेटिट ने समझा दिया था, तो इसने क्या अलग काम कर दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या अलग काम किया, कुछ नहीं। जो वो समझा रहा था वही इसने समझाया था। उसने बस क्लासिकल थ्योरी का यूज किया था और इसने क्वांटम थ्योरी का, न्यू थ्योरी का यूज किया था। तो केस सेकंड और देखते हैं इसमें। केस सेकंड, जब t इज वेरी वेरी लेस देन है थीटा e, यानी कि थीटा e अपॉन में t इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा 1 की तुलना में। ठीक है, तो समीकरण किससे देखते हैं, तो Cv इक्वल टू 3nk थीटा e अपॉन में t का स्क्वायर e की पावर में थीटा e अपॉन में t, और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो। अब थीटा e अपॉन t है 1 की तुलना में बहुत अधिक है, तो e की पावर में थीटा e अपॉन t वाली जो टर्म है, अगर ये अधिक है e की पावर में थीटा e अपॉन t भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये वाली टर्म 1 की तुलना में बहुत अधिक है, इसलिए 1 को नगण्य मानकर छोड़ने पर तो e की पावर थीटा e अपॉन t का स्क्वायर एक पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो Cv इक्वल टू 3nk थीटा e अपॉन में t का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा e की पावर में माइनस के थीटा e अपॉन में t, ये आया Cv। तो इससे क्या प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है कि न्यून तापों के लिए, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन थी कि थीटा e के रेस्पेक्ट में t है वो बहुत कम है, यानी कि न्यून तापों पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यून तापों पर ये तो उच्च ताप रही, वो न्यून ताप, तो न्यून ताप पर प्रोपोर्शनलिटी दिख रही है क्या कहीं इस फॉर्मूले से टी क्यूब के प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है, ये टी क्यूब के प्रोपोर्शनल है वो नहीं आ रहा है, इससे केवल उच्च ताप पर ही समझा रहा है। वो कितनी आ रही है 3R। लोअर पर समझाने में ये भी नियम क्या हो गया असफल हो गया। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जमाने में या अपने लाइफ टाइम में जितनी भी थ्योरी दी थी वो सारी सफल हुई थी, बजाय इसको छोड़कर केवल इस थ्योरी में वो मात खा गया। यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, उस मिस्टेक को समझाया था किसने आगे। थर्ड जो रूल है इसमें वो है डेबाई का टी क्यूब नियम। कौन सा नियम, डेबाई का टी क्यूब नियम। उसके द्वारा इस नियम को समझाया गया कि आखिरकार अल्बर्ट आइंस्टाइन गलती कर कहां रहे हैं, जिससे कि वो न्यून ताप पर इस चीज को समझाने में असफल हो गए। 3R तो उसको तो किसने समझा दिया था, ड्यूलॉक पेटिट ने समझा दिया था क्लासिकल थ्योरी का यूज करते हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी समझा दिया था क्वांटम थ्योरी का यूज करते हुए, लेकिन इस वाले ग्राफ को यहां तक नहीं समझा पा रहा कोई। तो ड्यूलॉक पेटिट ने डेबाई ने फिर उसके लिए कौन सा नियम दिया, टी क्यूब नियम। अब देखते हैं टी क्यूब नियम कह क्या रहा है। देखो तो डेबाई का टी क्यूब नियम, जब दिमाग में उसके आया कि इतने बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन इस चीज को समझाने में असफल हो रहे हैं, आखिरकार वो गलती कर कहां रहे हैं। तो उनके द्वारा दी गई थ्योरी को उसने पढ़ा। डेबाई ने क्या करा कि उन्होंने जो थ्योरी दी थी इससे रिलेटेड उस थ्योरी को पढ़ा, गहनता से अध्ययन किया उस पर कि आखिरकार वो गलती कर कहां रहे हैं। तो जरा सोचें कि किस तरह से पढ़ा होगा उसने लिए होंगे कॉपी को और पढ़ा होगा कि हाँ भाई किसी सॉलिड को जब ऊष्मा दी जा रही है, किसी भी पदार्थ को जो कि ठोस है उसको यदि हम ऊष्मा दे रहे हैं तो उस ऊष्मा को पाकर वो परमाणु हैं वो अपने माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, जिनको हम किसके बानी मान रहे हैं, सरल आवर्ती दोलक मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं उनको हम, सरल आवर्ती दोलक मान रहे हैं। ठीक है, उसने माना भाई ठीक है सरल आवर्ती दोलक मान रहे हैं, लेकिन परमाणु के मध्य क्या लगते हैं, जैसे ये परमाणु होंगे उस सॉलिड के, उनके बीच में कौन सा बंद होगा, अंतरा परमाणु बंद होगा। तो जब ये माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर रहा होगा ये वाला परमाणु, तो ये बॉन्ड लेंथ है घट बढ़ रही होगी, मतलब बॉन्ड है वो कमजोर हो रहा होगा या फिर मजबूत हो रहा होगा, इस तरह से उसकी स्थिति लगातार चल रही होगी। इसके कंपन की वजह से वो बंद है
वो इफेक्टिव हो रहा है, प्रभावी हो रहा है। तो मतलब इसके कंपन का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, इसके पास वाले परमाणु पर पड़ेगा। इसके ये कौन कह रहा है, तीसरा जो नियम है डिबाई का, ये डिबाई भाई साहब कह रहे हैं कि अगर वो कंपन कर रहा है तो उसका प्रभाव अपने पास वाले परमाणु पर भी पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि वहां पर जो परमाणु है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना करके वो कौन सा करेगा, युग्मित दोलन। कि एक के कंपन का प्रभाव अगर दूसरे पर पड़ रहा है तो आपने युग्मित दोलन पढ़ा होगा, डबल पेंडुलम, इस तरह से वो दोनों कंपन करते हैं तो एक का प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है वहां पर। तो इस तरह से यहाँ पर सरल आवर्ती दोलन ना होकर कौन से होंगे, वहां पर युग्मित दोलन होंगे। उसमें कौन से दोलन होंगे, युग्मित दोलन होंगे। और उन युग्मित दोलन की वजह से वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रह पाएगा। और युग्मित दोलन में एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। जैसे वहां पर तो हम मान रहे थे कितना, n प्लस हाफ h कट ओमेगा। ओमेगा मतलब सभी जो कण हैं, सभी जो परमाणु हैं उनकी सेम फ्रीक्वेंसी मानकर चल रहे थे हम ओमेगा। लेकिन यहाँ पर अगर युग्मित दोलन है तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा है वो लगातार चेंज होगा, यानी कि ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, या ये कहें कि 0 से एक मैक्सिमम आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति ओमेगा डी तक की फ्रीक्वेंसी वहां पर क्या होंगी, संभव होंगे। मैक्सिमम जो आवृत्ति संभव हो सकती है इसको बोलते हैं यहाँ पर डिबाई आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति, डिबाई आवृत्ति। कि किसी भी सॉलिड को आप यदि ऊष्मा दे रहे हैं जिससे कि वो कण है या परमाणु है वो माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर रहे हैं, तो उन कंपनों को किसके भांति माना, सरल आवर्ती दोलक की भांति नहीं, किसके भांति, युग्मित दोलक की भांति। और युग्मित दोलक के लिए जो एनर्जी होती है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार अलग अलग स्थिति में अलग अलग होती है। मतलब 0 से ओमेगा डी तक की वहां पर फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है वो पॉसिबल वहां पर हो सकती है। तो इनका यूज करते हुए उसने किसको निकाला, डिबाई ने न्यून तापों पर भी ठोसों की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसको कैलकुलेट किया। तो देखें उसको, थ्योरी को पढ़ें एक बार इसको, डिबाई के टीक्यू नियम में। क्योंकि आइंस्टीन की नियम ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्माधारिता के वक्र को समझाने में असफल रहा, इसलिए डिबाई ने आइंस्टीन मॉडल में कुछ संशोधन किया और संशोधित मॉडल ही डिबाई मॉडल कहलाता है या डिबाई का टीक्यू नियम कहलाता है। डिबाई ने आइंस्टीन मॉडल में निम्न संशोधन किए, कौन कौन से। आइंस्टीन ने माना कि ठोसों में जो परमाणु हैं वो सरल आवर्ती दोलन करते हैं, जबकि डिबाई मॉडल के अनुसार परमाणु के मध्य अंतर परमाणविक बंध होते हैं। इन बंधों के कारण ये युग्मित अवस्था में होते हैं और ये परमाणु युग्मित दोलक की भांति क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। क्योंकि वो तो नॉर्मली मान रहा था कि एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, जबकि वास्तव में जो परमाणु है उनके मध्य बंध होता है अंतरा परमाणविक बंध, उसकी वजह से वो युग्मित दोलन करेंगे। और जब वो युग्मित दोलन करेंगे तो वहां पर 0 से ओमेगा डी तक की आवृत्तियां हैं वो संभव होंगी। ओमेगा डी को बोलते हैं डिबाई अंतक आवृत्ति या डिबाई आवृत्ति, यानी कि जो मैक्सिमम आवृत्ति पॉसिबल हो सकती है उसको बोलेंगे हम डिबाई अंतक आवृत्ति। ठीक है। अब इसके अनुसार जो डिबाई है, डिबाई के टीक्यू नियम के अनुसार जो अणु है या परमाणु है उनकी आंतरिक ऊर्जा को निम्न प्रकार से डिफाइन किया गया, ई बार जेड ओमेगा डी ओमेगा। ठीक है। ई बार तो क्या है यहाँ पर, औसत ऊर्जा, औसत ऊर्जा सभी के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जो निकाय है, जो पूरा ठोस है उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा आ रही है। ठीक है, कुल आंतरिक ऊर्जा U से हमने रिप्रेजेंट कर दी, इतनी थी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, h कट ओमेगा हाफ प्लस में 1 अपॉन e की पावर में h कट ओमेगा अपॉन k d माइनस 1, ये वाली जो वैल्यू है वो रखनी है। और z ओमेगा d ओमेगा क्या है, z ओमेगा d ओमेगा से मतलब है यहाँ पर ओमेगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो आवृत्ति है वो 0 से ओमेगा d तक पॉसिबल है, तो ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य, ओमेगा तथा ओमेगा प्लस डी ओमेगा के मध्य संभव विधाओं की संख्या, दोलक विधा बोल सकते हैं, संभव दोलक विधाओं की संख्या, विधाओं की संख्या, विधा मतलब तरीके कि 0 से
सॉरी ओमेगा से ओमेगा प्लस डी ओमेगा इतनी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसके अंतर्गत कितने तरीके हैं उनके कंपन करने के, परमाणु के कंपन करने के, उसको बोल रहे हैं हम जेड ओमेगा डी ओमेगा। और इसकी वैल्यू होती है यहाँ पर जेड ओमेगा डी ओमेगा की 9n ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा अपॉन में ओमेगा डी क्यूब। ओमेगा डी क्या थी? डिवाई आवृत्ति या डिवाई अंतक आवृत्ति। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर रखना है, ई बार को और जेड ओमेगा डी ओमेगा को, और इन दोनों को रखते हुए किसको? ई बार को और जेड ओमेगा डी ओमेगा को रखते हुए हमें उस डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो उसी में देख लो, आप कॉपी में ही देख लो, दोनों की वैल्यू रख दी। ओमेगा की हमने यहाँ पर वैल्यू डाल दी, कितनी? लिमिट डाल दी 0 से ओमेगा डी तक, और इस डेरिवेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं ठोसों की आंतरिक ऊर्जा को निकालने के लिए। तो Cv कितना होता है? U आ गया तो हमारे पास du अपॉन dt एट कांस्टेंट v। तो यहाँ पर हमने du अपॉन dt करते हुए किसको निकाल लिया? यहाँ पर Cv को निकाल लिया। ठीक है, अब Cv को निकालते हुए यहाँ पर जो h कट ओमेगा अपॉन kT है, इससे आगे देख लेते हैं, यहां तक आप कर लोगे। ठीक है, जो औसत ऊर्जा है उससे du अपॉन dt, अब चूंकि t है और इंटीग्रेशन हो रहा है ओमेगा के रेस्पेक्ट में, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमने t को उसके अंदर ले गए। तो इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो कितना आ गया? ये आ गया लास्ट में, Cv इक्वल टू 9n h कट का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा डी का स्क्वायर क्यूब के टी का स्क्वायर 0 से ओमेगा डी ई की पावर में h कट ओमेगा अपॉन में के टी अपॉन में ई की पावर h कट ओमेगा अपॉन में के टी माइनस 1 का स्क्वायर और ओमेगा 4 डी ओमेगा। यहां तक आप निकाल लोगे इसको, वैल्यू को रखते हुए Cv को। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं कि इसमें हमने मान लिया कि h कट ओमेगा अपॉन में kt, इसको हमने मान लिया x, तो यहां से dx कितना हो जाएगा? h कट ओमेगा अपॉन में kt d ओमेगा, इस तरह से हो जाएगा। dx अगर हम निकालें तो कितने के बराबर हो जाएगा? इतने के बराबर। और यदि यहां से ओमेगा है, क्योंकि पक्षांतरण रिप्लेस कर रहे हैं, चरों का चेंज कर रहे हैं चरों को, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? x kt अपॉन में h कट, इतना। इसको चेंज करते हैं, Cv इक्वल टू 9n h कट का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा d की पावर में क्यूब k t स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा को हम किस में चेंज कर रहे हैं? x में, तो e की पावर में कितना हो जाएगा? x। ठीक है, अपॉन में e की पावर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा इतना है तो ओमेगा की पावर 4 यानी कि x की पावर 4 k4 t की पावर 4 अपॉन h कट की पावर में 4, ये हो जाएगा। d ओमेगा निकालना है तो d ओमेगा यहां से निकालना हमें, कितना आ जाएगा? kt अपॉन में h कट और dx। ठीक है, अब यहां पर लिमिट लगानी है x की। ठीक है, x की लिमिट लगानी है, जब ओमेगा की 0 है तो x की भी 0 आ जाएगी, और जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा d है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? h कट ओमेगा d अपॉन में kt, ये आ जाएगा। जहां ओमेगा डी क्या था, इस चीज का ध्यान रखना, डिवाइड आवृत्ति या मैक्सिमम जो आवृत्ति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ओमेगा डी से, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो ये आ गया। तो Cv इक्वल टू, अब देखो इसमें 0 h कट ओमेगा डी अपॉन में kt, इस तरह से लिख दिया, e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया, और x की पावर 4 dx। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया 9n h कट का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा डी क्यू kt का स्क्वायर, और जो भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, k5 t की पावर में 4 t की पावर में 5 k5 t5 अपॉन में h कट की पावर में भी 5, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से Cv इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9n h क्यूब बचेगा नीचे, तो h कट का क्यूब। ठीक है, k से k जाएगा तो k बचेगा 1 4, और t की पावर 5 है तो t क्यूब बचेगा, और नीचे आ जाएगा ओमेगा d की पावर में क्यूब। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहां से अपन ने लिख दिया इसको Cv इक्वल टू 9n k एक ले लिया इसमें से, k क्यूब t क्यूब अपॉन में h क्यूब, इस तरह से लिख दिया, और ओमेगा d की पावर में क्यूब, इस तरह से लिख दिया। और
ये चल ही रहा है 0 h कट ओमेगा d बाई के टी ई की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर x की पावर 4 dx। सेम इसमें चलेगा h कट ओमेगा d अपॉन में के टी ई की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर x 4 dx। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें अपन ने एक और चीज मानी है, जैसे कि पहले ले रहे थे हम h कट ओमेगा अपॉन k को कितने के बराबर थीटा e आइंस्टीन में, तो यहाँ पर ओमेगा d की संगत हमने इसको ले लिया थीटा d, यानी कि d बाई ताप, जिसके सापेक्ष हम बोलेंगे कि ताप न्यून है या उच्च है इस वाली क्वांटिटी के सापेक्ष। तो CV इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 9NK h कट ओमेगा d अपॉन में, इसको एक साथ लिख दो, इधर लिख दिया इसको ओमेगा d की पावर में क्यूब, तो h कट ओमेगा d अपॉन में k इसका क्यूब है, तो इसको अपन ने लिख दिया कितना थीटा d, तो t क्यूब अपॉन में कितना जाएगा थीटा d की पावर में क्यूब, 9n की वही है, t क्यूब है ये, और इसको कितना लिख दिया अपन ने थीटा d की पावर में क्यूब, और यहाँ पर 0 h कट ओमेगा d अपॉन k, इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया थीटा d से, और थीटा d और अपॉन में t रह गया, और यहाँ पर e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर x की पावर 4 dx। मतलब पूरे को हमने किस में चेंज किया था, चेंज किया है बस इस वाले जो फॉर्मूला है उसको हमने ओमेगा के स्थान पर किसको रिप्लेस किया है x को, ठीक है, और ये वाली जो क्वांटिटी है उसको रिप्लेस किया है थीटा d से। दो काम किए हैं, एक तो ये वाला और एक x वाला, तो ये मेन फॉर्मूला निकल कर आया। अब इस पर कंडीशन लगानी है हमें दो। केस फर्स्ट वो ले लेते हैं हायर टेम्परेचर वाला, कि टेम्परेचर का मान थीटा d की तुलना में कैसा है, बहुत अधिक है, तो t अपॉन थीटा d है वो कैसा हो जाएगा, इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एक की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में या ये कहें कि एक लेस देन टी अपॉन थीटा डी, इस तरह से लिख सकते हैं। टी अपॉन थीटा डी से मतलब कितना रहा, टी अपॉन थीटा डी की वैल्यू कितनी है, एच कट ओमेगा डी और के, ये वाली वैल्यू है, मतलब के एक का मान एक से लेस देन होगा के टी अपॉन में एच कट ओमेगा डी, और इसकी तुलना में के टी एच कट ओमेगा डी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें कि कौन सी टर्म बड़ी होगी, तो बताओ ओमेगा डी है वो मैक्सिमम है, तो इसकी वैल्यू न्यूनतम आएगी, क्योंकि अपॉन में है ओमेगा डी, तो इसकी तुलना में ये वाला पद है वो तो अधिक ही आएगा। यदि ओमेगा का मान अगर ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डी हुआ तब तो बराबर हो जाएंगे, और सभी कंडीशंस में जब ओमेगा डी से कम लिखेंगे, 0 से ओमेगा डी के बीच की रेंज में अगर ओमेगा होगा यहाँ पर, तो उन सभी पर इससे अधिक आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि एक से बहुत बड़ा होगा के टी अपॉन में एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा के टी अपॉन में एच कट ओमेगा है, तो एक की तुलना में बहुत अधिक होगा। चूंकि x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी हमारे पास एच कट ओमेगा अपॉन में के टी, यानी कि 1 है, इज वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा 1 बाई एक्स, तो अपोजिट लिखेंगे x है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाएगा 1, x है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में इस वाले ग्राफ को हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ को नहीं इंटीग्रेशन को, तो ये कितना हो जाएगा, देखो न्यून ताप और उच्च ताप दोनों कंडीशंस को निकालेंगे। तो ये वाली कौन सी कंडीशन चल रही है, उच्च ताप वाली, और उच्च ताप पर कितने के बराबर आना चाहिए, वो 3R के बराबर, तो वो आ रहा है नहीं आ रहा, देखो CV इक्वल टू 9NK टी क्यूब अपॉन में थीटा डी की पावर में क्यूब, 0 से थीटा डी अपॉन में टी, इस तरह से लिख दिया थीटा डी अपॉन में टी, इस तरह से हो गया। और यहाँ पर e की पावर x, जब x बहुत बड़ा है तो एक्सपेंशन तो कर ही नहीं सकते उसका, तो e की पावर x के सापेक्ष 1 है, उसको नेग्लिजिबल मान लिया का स्क्वायर,
और x की पावर में 4 dx इस तरह से आ जाएगा। तो सी बी इक्वल टू 9nk टी क्यूब अपॉन में थीटा डी की पावर में क्यूब और इसमें कितना बचेगा 0 से थीटा डी अपॉन में टी और ये कितना हो जाएगा उच्च तापों के लिए अगर हम बात करें तो e की पावर माइनस एक्स बचेगा x की पावर 4 और dx इस तरह से बच जाएगा e की पावर माइनस एक्स और x की पावर में 4। अब यहां पर थीटा डी अपॉन टी थीटा डी अपॉन में टी है तो इस वाली जो समीकरण आई है इसमें आगे देखो उच्च तापों के लिए अगर हम बात कर रहे हैं टी का मान बहुत अधिक है इस वाली स्थिति में अपन ने इस इंटीग्रेशंस को सॉल्व किया है यहां पर इससे आगे ठीक है। h कट x की जो वैल्यू है वो कैसी हो गई इसमें ये अपोजिट लिख दिया इसमें कि 1/x है वो 1 की तुलना में बहुत बड़ा है तो x है वो 1 की तुलना में बहुत छोटा होगा x को इधर लेकर आए और 1 को इधर तो x इज वेरी वेरी लेस देन 1 होगा। गलत हो गया ये तो इसमें कितना हो जाएगा उसको ओपन करेंगे ऊपर वाले को e की पावर x को तो 1 प्लस x आगे की टर्म्स को नेग्लिजिबल कर लिया इसी तरह से 1 प्लस x स्क्वायर इस तरह से होगा -1 इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये भी नेग्लिजिबल होगा x की पावर 4 dx ठीक है। अब x है उसको अंदर ले गए और तब जाकर हम इस इंटीग्रेशन को कर रहे हैं सॉल्व ठीक है। तो 1 प्लस x 1 से बन गया तो x बचा तो x क्यूब बच जाएगा x स्क्वायर नीचे स्क्वायर और चल रहा है ये ठीक है। तो इससे 0 से थीटा डी अपॉन में टी 1 प्लस एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर dx। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया गया है यहाँ पर उसी में देख लो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करके हमारे पास दो टर्म आ गए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके थीटा डी अपॉन टी की पावर में होल क्यूब और थीटा डी अपॉन टी की पावर में होल 4 ठीक है। और थीटा डी अपॉन टी की वैल्यू कैसी है केस फर्स्ट में देखो कैसी है टी अपॉन थीटा डी की वैल्यू या थीटा डी अपॉन टी की वैल्यू एक की तुलना में बहुत छोटी है तो एक की तुलना में बहुत छोटी होने की वजह से उस दूसरे टर्म को हमने नेग्लिजिबल कर दिया क्योंकि इसमें पावर ज्यादा है। तो फर्स्ट बचा जिससे कि सी बी इक्वल टू 3 एन आर आ गया हमारे पास और एन इक्वल टू 1 मोल के लिए सी बी इक्वल टू 3 आर यानी कि हायर टेम्परेचर पर तो सही आ गया 3 आर के बराबर जो तो पहले भी आ रहा था आइंस्टीन के अकॉर्डिंग भी आ रहा था ड्यूलॉक पेटेंट के अकॉर्डिंग भी आ रहा था ठीक है। न्यून ताप है मेन तो न्यून तापों पर क्या होगा न्यून तापों पर देखते हैं T है इज वेरी वेरी लेस देन होगा थीटा डी न्यून तापों के लिए T है इज वेरी वेरी लेस देन थीटा T होगा तो यहाँ पर थीटा D अपॉन में T इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कैसी हो जाएगी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 थीटा D अपॉन T ठीक है। ये हो जाएगा एक की तुलना में बहुत अधिक होगा तो यहाँ पर इसको मान लिया कि थीटा डी अपॉन टी है एक की तुलना में बहुत अधिक है तो मतलब ये मान लिया कि एक की तुलना में बहुत अधिक है वो टेंड कर रहा है इनफाइनाइट की ओर तो सी बी इक्वल टू कितना जाएगा 9nk टी क्यूब अपॉन में थीटा डी की पावर में क्यूब ठीक है और 0 से इनफाइनाइट लिमिट और वो कितना हो जाएगा जब थीटा डी अपॉन टी है बहुत बड़ा है तो ये आ जाएगा और e की पावर में x अपॉन में e की पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि थीटा डी अपॉन टी बहुत बड़ा है तो थीटा डी अपॉन में टी बहुत बड़ा होगा तो x भी बहुत बड़ा हो जाएगा सेम कंडीशन लगाते हुए और यहाँ पर कितना हो जाएगा x की पावर में 4 dx तो e की पावर माइनस x की पावर 4 dx 0 से इनफाइनाइट ये वाला जो इंटीग्रेशन है यहाँ पर लगभग इसको मान सकते हैं e की पावर x माइनस 1 को के होल स्क्वायर को e की पावर माइनस x के बराबर और ये इंटीग्रेशन कितने के बराबर आ रहा है 4 पाई की पावर 4 अपॉन में 15 इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर सभी सारी की सारी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है तो Cv है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगा T क्यूब के तो उच्च तापों पर तो वो कितने के बराबर आ रहा था ग्राफ में T और Cv में अगर हम ग्राफ खींच रहे थे तो उच्च तापों पर तो वो 3R के बराबर आ रहा था
और लोअर पर वो टी क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं हम डेबाई का टी क्यूब नियम। क्योंकि जो लोअर टेम्परेचर पर टी क्यूब के अकॉर्डिंग ग्राफ आ रहा है उसको केवल और केवल किसने समझाया था, डेबाई ने। आइंस्टीन नहीं समझा पाया और ड्यूलॉक-पेटिट भी नहीं समझा पाया। तो इस तरह से ठोसों की विशिष्ट ऊष्माधारिता के लिए 3 है नियम। ड्यूलॉक-पेटिट का केवल उच्च तापों पर बताता है, आइंस्टीन का नियम क्वांटम थ्योरी यूज की थी उच्च तापों पर ही, और ये भी कौन सी थ्योरी यूज कर रहा है, क्वांटम थ्योरी ही, क्योंकि इसमें ई बार है। इसमें कौन सा लिया है, ई बार, वही जो आइंस्टीन वाला लिया है। और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी थी, वो क्वांटम थ्योरी, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम क्वांटम थ्योरी का डेबाई का टी क्यूब नियम। ठीक है, इसको पढ़ना एक और तीनों नियम को, इजी हैं। तो ये पूर्ण रूपेण ग्राफ को समझाने में सफल रहा डेबाई का टी क्यूब नियम। थैंक यू।